चलिए, अब एक क्लास आपकी रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद आप बाद में भी आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर से एकदम क्वेश्चन रहेगा, दो क्वेश्चन तो रहना ही रहना। ठीक है, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। सबसे पहले समझिए मैनेजमेंट हम कहते किसको है। मैनेजमेंट का मतलब होता है जब किसी सिस्टम को चलाया जाता है। सिस्टम इन द सेंस कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फर्म है, ठीक है, जब हम उसको रन कराते हैं, उसको हम जब चलाते हैं, तो एक होता है चलाना और एक होता है इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से चलाना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रभावपूर्णता और कुशलता से चलाना। जब कोई भी व्यक्ति अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जब वो इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से, प्रभावपूर्ण और कुशल तरीके से जब किसी सिस्टम को चलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध। प्रबंध खुद काम करने की चीजें नहीं होती। प्रबंध में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है, किसके? अपने रिसोर्सेज के द्वारा। फॉर द एग्जाम्पल्स, अगर कोई स्कूल है और उस स्कूल में अगर उसका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल खुद जाकर के क्लासरूम में नहीं पढ़ाएगा। बहुत सारे प्रिंसिपल को देखा जाता है, चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे क्लास लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप जाकर के क्लास नहीं लीजिए, आपके पास जो रिसोर्स है उसको डेवलप कीजिए कि उसको क्लास कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो प्रबंध का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से बात जब की जाती है प्रबंध के बारे में, तो सिंपल मीनिंग वो लोग यही कहते हैं कि प्रबंध का मतलब है सिस्टम चलाना। जी नहीं, प्रबंध का मतलब होता है सिस्टम को चलाना नहीं होता है। प्रबंध का मतलब होता है प्रभावपूर्ण तरीके से सिस्टम को चलाना, इफिशिएंट तरीके से सिस्टम को चलाना। जब तक आप प्रभावपूर्ण और इफिशिएंट तरीके से सिस्टम को नहीं चलाएंगे, ठीक है, तब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें हमारे पास एक आया प्रभावपूर्णता और दूसरी क्या आ गई? कुशलता। अब हम लोग को समझना है प्रभावपूर्णता क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग इफेक्टिवनेस बोलते हैं और कुशलता को हम लोग क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर जो प्रभावपूर्णता है, इफेक्टिवनेस है, हम कब कहेंगे कि ये काम इफेक्टिव तरीके से हो गया? जब वो काम अपने समय पे पूरा हो जाएगा। उस पे लागत क्या लगेगी, कॉस्ट क्या लगेगा, इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। वो काम अपने समय पे पूरा होना चाहिए। मान लीजिए मैनेजमेंट का कोई काम आपको दिया गया और वो काम आपने समय पे क्या किया? पूरा कर दिया। तो जब वो काम आप अपने समय पे पूरा करेंगे, ठीक है, और लागत क्या लगती है, कॉस्ट क्या लगता है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है ना, तब हम कहेंगे कि ये काम प्रभावपूर्ण तरीके से हुआ है। दूसरा कुशलता। कुशलता हम कब कहते हैं? इफिशियंसी कब कहते हैं? जब लागत क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए। संसाधन जो आपके पास है, लेबर है आपके पास, ठीक है ना, मटेरियल्स हैं आपके पास, उसका सही तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए। तो जब आप कम से कम खर्च में काम करते हैं और प्रॉपर तरीके से संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है, तो समझिए कि वो कार्य कैसे हुआ है? कुशल तरीके से हुआ है। कहने का ये मतलब कि जब कोई भी काम हम प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशल तरीके से करते हैं, तब कहा जाता है कि यह प्रबंध सही तरीके से हुआ। ठीक है, तो बेसिक तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपका उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपका ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको जब आप इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से जब वर्क करते हैं, इफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से पूरा करते हैं, दैट्स कॉल्ड बी ए मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंध बोलते हैं। देखिए, जैसे एक मोबाइल और चार्जर, मोबाइल और चार्जर के बीच में क्या संबंध है? अगर मोबाइल हो और चार्जर ना हो तो मोबाइल चार्ज हो जाएगा आपका? ये किसी भी हालत में चार्ज नहीं होगा सर, ठीक है। तो उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको चार्जर चाहिए। तो यहां पे मोबाइल क्या हुआ? इफेक्टिवनेस, और चार्जर क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? इफिशियंसी। मतलब एक होगा प्रभावपूर्णता और दूसरी क्या होगी? कुशलता। जो संबंध हमारे मोबाइल और चार्जर के बीच में है, वही संबंध प्रभावपूर्णता और कुशलता के बीच में, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी के बीच में। कहने का मतलब मित्रों,
सबसे बड़ी बात ये बात समझनी है आपको कि प्रबंध और मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करता है, उद्देश्य के लिए काम करता है, और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो किसी भी काम को उसके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उससे प्रभावपूर्ण और कुशलता तरीके से काम करता है। मुझे लगता है प्रबंध आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात हम करते हैं, प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला आता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक प्रबंध बेकार है। कभी किसी को सुना है आपने कि बिना उद्देश्य का वो प्रबंध कर रहा हो? अगर स्कूल का उद्देश्य न रहे तो प्रिंसिपल की क्या जरूरत है? सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में क्या अंतर? अगर एक दिन प्रिंसिपल स्कूल में नहीं रहेगा तो पूरा उथल पुथल मच जाएगा। सरकारी विद्यालय में क्या होता है, चलो चल रहा है, किसी तरीके से चल रहा है, प्रिंसिपल नहीं भी है, टीचर नहीं भी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या है? उसके कुछ अपने उद्देश्य नहीं है। अब कहने के लिए उद्देश्य हो सकता है लेकिन एक्चुअल में उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल का उद्देश्य है। आप अभी क्लास कर रहे हैं, हम लोग का एक उद्देश्य है। अगर क्लासेस चल रही है तो रिजल्ट आना चाहिए। क्लासेस किसके लिए होना चाहिए? रिजल्ट के लिए होना चाहिए, बच्चों को जानकारी होनी चाहिए इसके। तो प्रबंध तभी होगा जबकि इसका एक प्रॉपर क्या होगा? उद्देश्य होगा। देखिए, प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। दुनिया का कोई भी संगठन बता दीजिए आप, वो लाभकारी हो या अलाभकारी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, एक छोटी सी पान की दुकान भी होती है, एक चाय का दुकान भी है, वहां भी प्रबंध की जरूरत है। प्रबंध बहुआयामी है, मतलब मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध कार्य में किया जाता है, प्रबंध लोगों का एकत्र करने में किया जाता है, प्रबंध अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। बहुत सारी जगह गतिविधियां ऐसी होती है जहां पे प्रबंध को पूरा किया जाता है। प्रबंध कभी रोकने की नहीं होती, एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार करने की जरूरत है। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रबंध के 5 फंक्शन होते हैं, 5 कार्य होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति प्रबंध करता है तो उसके 5 कार्य करने होते हैं। नंबर 1 होता है प्लानिंग, जिसको नियोजन बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जी जी जी, प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया कहने का मतलब एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वैसे वैसे सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। प्रबंध जो है एक सामूहिक क्रिया, अकेले कोई व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता। कोई स्कूल का प्रिंसिपल कह दे कि हम ऑर्गेनाइजेशन को चला लेंगे, किसी भी हालत में नहीं चला सकता। जब तक कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि 3 तरीके का स्तर होता है प्रबंध का, जिसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट के भी नाम से जानते हैं। पहला टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, तीसरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है? मैनेजमेंट सबको मिला करके काम करता है। एक अगर विद्यालय है और उस विद्यालय का प्यून अगर सही तरीके से वर्क ना करे तो किसी भी हालत में उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैनेजमेंट प्रबंध एक गतिशील कार्य, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। गतिशील का मतलब हमेशा बाजार में प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। कंपटीशन में आपको सरवाइव करने के लिए, इस कंपटीशन में आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डायनेमिक बनना होगा, अपने आप को रोल मॉडल साबित करना पड़ेगा। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल का मतलब होता है वो दिखता नहीं है, वो फील करने की चीजें होती। जैसे एक सरकारी बैंक में आप चले जाइए, वहां का प्रबंध आपको दिख जाएगा, लेकिन वही अगर आप एक प्राइवेट बैंक में चले जाएं तो वहां एक अलग तरीके का प्रबंध आपको दिखेगा। कहने का मतलब
कि वो सिस्टम आपको बताएगा कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। हम किसी शादी विवाह में जाते हैं, हम शादी विवाह में जाते हैं, देखते हैं सब कुछ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। हम लोग क्या बोलते हैं, यार इसको चलाने वाला बहुत ही विद्वान आदमी होगा और बड़ा समझदार होगा, उसको बड़ा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अगर ज्वाइन करता है एज ए प्रबंधक अगर कोई ज्वाइन करता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बड़ा सिस्टमेटिक होता है। तो अगर सिस्टमेटिक है तो हम समझते हैं कि चलो हमारे लिए बड़ा सही है। अगर अनसिस्टमेटिक है तो हम कहते हैं वहां का प्रबंध सही नहीं। तो प्रबंध आपको कहते हैं फोर्स करता है, मैनेजमेंट आपको फोर्स करता है, मैनेजमेंट आपको इस तरह से फोर्स करता है कि आप ऑटोमेटिकली कुछ काम करें। एक प्रिंसिपल अगर आए स्कूल में और पहले स्पीच में कहता हो कि देखो भाई मेरे पीछे भी आंखें हैं, 2 आंखें आगे है, 1 आंख पीछे भी है, मैं सब चीज को देख लेता हूं। इसका क्या मतलब, कि वो बहुत ऑटोक्रेटिक है। आगे पढ़ेंगे ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या होता है, सब पढ़ेंगे। ऑटोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि वो अपनी बातों को रखना चाहता है, वो अपने विचार को आपके साथ शेयर कर रहा है। आप देखिए, आप उस बात को समझिए, तो बहुत ऑटोक्रेटिक है, आप उसको धोखा नहीं दे सकते हैं। तो जो प्रबंधक है, जो प्रबंध है, वो एक तरीके से एक शक्ति है, एक पावर है, एक सिस्टम है अपने आप में। अगर पता चल जाए स्कूल में कि आज प्रधानाध्यापक नहीं है, आज प्रिंसिपल नहीं है, तो देखिए जरा उस दिन क्या स्थिति बनती है स्कूल की। आप देखते होइएगा कि अगर नीतीश कुमार को अगर मुजफ्फरपुर आना होता है, तो नीतीश कुमार जी अगर मुजफ्फरपुर आते हैं तो सारी बातें व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाती है अपने आप। कहीं रोड टूटा हुआ है तो बन भी जाता है, सारा पुलिस फोर्स रोड पे रहता है। वो क्या है, उनके आने का मतलब ही है कि एक अलग तरीके का फोर्स काम करता है। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, प्रबंध के उद्देश्य। मैंने बोला कि अगर कोई भी प्रबंधक है, कोई भी मैनेजर है, अगर वो काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जनरल भाषा में क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए एक मिठाई की दुकान है और आपको मिठाई की दुकान का प्रबंधक बना दिया जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे, मुझे लाभ कमाना है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लोग यही बात समझते हैं। स्कूल का प्रधानाध्यापक है, लोग यही समझते हैं यार चलो स्कूल को चला लेगा अच्छे तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक बिजनेसमैन है, एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो अपने बिजनेस को चला रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ लाभ कमाना नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स जो है प्रबंध के, उसको 3 पार्ट में बांटा गया। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यहां ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब, यहां सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको मैनेजर बना दिया गया है तो आप सबसे पहले क्या करें, पहला प्रयास आपका रहता है कि चलो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस इन द सेंस, नो प्रॉफिट नो लॉस इन द सेंस कि हम जो वर्क करेंगे, हम जो काम करेंगे, ठीक है ना, उसमें पहले सर्वाइवल कंडीशन में। एक स्कूल हम चलाते हैं, हमारे 50,000 रुपया है, तो सबसे पहला हमारा प्रोस्पेक्ट क्या होगा, सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या होगा कि कम से कम 50,000 रुपए की आमदनी हो जाए, जिससे हमारा स्कूल प्रॉपर तरीके से रन करे। ओके, तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहला आता है हमारा जीवित रहना, सर्वाइवल। जब आप सर्वाइव कर जाएंगे तब आप लाभ कमाना शुरू करते हैं। तो सर्वाइवल के बाद आप लाभ कमाएंगे, और लाभ जब बहुत होने लगेगा आपको, तब क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ का क्या मतलब, आपके एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच खोलिए, तीसरा ब्रांच खोलिए, चौथा ब्रांच खोलिए। तो अगर हम बात करें संगठनात्मक उद्देश्य के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं, और इन्हें
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्य में सबसे पहला होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, जीवित रहना, लाभ और बढ़ोतरी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा? सिंपल बात एकदम समझिए। आप बिजनेस जो करते हैं, मैंने कल के क्लास में, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि बेसिकली बहुत सारे बच्चे कॉमर्स पास कर लेते हैं, लेकिन उनको कॉमर्स के बारे में ही पता नहीं होता कि कॉमर्स होता क्या है। तो मैंने बताया था, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, दैट इज द कॉमर्स जी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड भी आप कह सकते हैं, व्यापार और व्यापार में सहायक। एंड ट्रेड क्या है? ट्रेड एक्सचेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। या आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों जगह आपके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी हैं। और सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य है कि आप एजुकेशन बहुत ही गुणवत्तापूर्ण दें। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं, मैंने अपने लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया एजुकेशन से। दिक्कत है कि अब पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम, बहुत कम है पढ़ने वाले लोगों की संख्या। बच्चे भी जो आ रहे हैं, बच्चों के अंदर ग्लैमर आ गया, बच्चों के अंदर अलग तरीके की भावना हो गई। बच्चे अब अपने माँ बाप का, अपने गुरु का आदर नहीं करते हैं। कहां से शिक्षा आएगा उनके अंदर? तो शिक्षा का एक अपना कॉन्सेप्ट था। शिक्षा वही लोग लेते थे जो संस्कारी होते थे। आज बच्चों के अंदर से संस्कार खत्म है। तो अगर सामाजिक उद्देश्य का निर्माण करना है तो पहले संस्कार का निर्माण करेगा। आज सरस्वती पूजा में मैंने देखा है, जो सरस्वती माता की सरस्वती पूजा सबसे पहले सिर्फ स्कूल में हुआ करता था, बड़े ही शालीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से लगता था कि सरस्वती पूजा हो रहा है, मेला लगा हुआ। आज सरस्वती पूजा लोग कम करते हैं, गंदे गंदे गाना ज्यादा बजाते हैं। बसावन जो होता है उसमें इतनी घटिया गाने बजते हैं जो मैं आपको क्या बताऊं, आदमी का सुनना मुश्किल हो जाता है। ये सामाजिक उद्देश्य है। तो आप अपना कल्चर भी डेवलप करें, प्रयास करें कि आपके मोहल्ला समाज में आकर आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप कुछ लोगों को रोजगार भी दें। दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। मान लीजिए कि आपकी एक मिठाई की दुकान, आप एक मिठाई की दुकान चलाते हैं, आप रसगुल्ला 10 रुपए का बेचते हैं। आपको पता चला कि आज मुजफ्फरपुर में किसी दुकान में रसगुल्ला नहीं, पता चल गया आपको, और आपको रसगुल्ला बनाने में लगा हुआ है 7 रुपए। आपका प्राइस क्या है? सेल प्राइस क्या है आपका? 10 रुपए का। आपको पता चल गया कहीं रसगुल्ला नहीं बिक रहा है, कहीं है ही नहीं। अब ग्राहक आपके पास पहुंच रहा है, आपने कहा अरे यार आज तो मौका मिला हुआ है, ज्यादा लाभ कमा लो। आपने रसगुल्ले का प्राइस रख दिया 20 रुपए। क्या सही है? जी नहीं है, सही नहीं है। मैनेजमेंट कहता है कि ये 110% गलत है। आपको गुणवत्तापूर्ण सामान के साथ साथ अच्छी कीमत पे भी सामान देना। ऐसा कुछ अगर समय आता है तो उसका नाजायज फायदा आपको नहीं उठाना है। तो हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा क्या हमारा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो बात हम लोग की है वो की व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में। और वो कर्मचारी का पेट नहीं भरेगा, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा, तो फिर क्यों काम करेगा आपके? तो एक प्रबंधक के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अपने कर्मचारी को उचित वेतन दें। दूसरा, संस्था के विकास के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, कर्मचारी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जब तक संस्था के विकास के साथ साथ आपके एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे आप। अभी सीबीएसई ने क्या किया है? सीबीएसई ने, नरेंद्र मोदी जी ने 50 ट्रेनिंग करना है टीचर को एक साल के अंदर में, 25 इन हाउस और 25 आउट हाउस, और ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसको सीओई बोलते हैं, ठीक है, सहोदय बोलते हैं। बहुत टॉप ग्रेड का ट्रेनिंग सब चल रहा है, सारे टीचर को ट्रेनिंग करनी है।
उसका सर्टिफिकेट सीबीएसई आपको देती है, और वो सब सबमिट करना है सीबीएसई को 1 साल के लास्ट में। ये क्या चाहती है सीबीएसई? सीबीएसई चाहती है कि उसका जो टीचर हो स्कूल में वो इफिशियंट हो, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती। और सरकारी स्कूल में क्या चलता है, बुरा नहीं मानेंगे, हम लोग भी तैयारी उसी की कर रहे हैं, बुरा नहीं मान। सरकारी स्कूल में क्या करवाया जाता है, जाति का जनगणना, बकरी काउंट करो, भैंस काउंट करो, गाय काउंट करो। कहां से इफिशियंसी आएगी? मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूं जो जीनियस हैं, जीनियस हैं वो लोग, मेरे इतने अच्छे जो मित्र हैं, जैसे ही सरकारी में गए हैं वो पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। मेंटल प्रेशर, दूसरे दूसरे काम का प्रेशर। तो ये प्रबंधक को समझना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर को श्रीमद् भागवत में परेशानी दिखती, स्कूल के प्रिंसिपल में जातिवाद में परेशानी दिखती है। आप व्यक्तिगत जब तक आप पर्सनल लेवल पे आप अपने एम्प्लॉय का डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसको मोरली बूस्टअप नहीं करेंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हालत में ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास करना है कि जहां वर्क होता है वहां का कल्चर एक अच्छा कल्चर। अगर कल्चर अच्छा नहीं होगा तो आपको सफलता किसी भी हालत में। चलिए, आज थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है ना। आज हम लोग इतना ही क्लास करेंगे, नहीं कल से हम लोग प्रॉपर तरीके से बहुत डीपली स्टडी करेंगे, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और मेरा जो पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारे सिलेबस का थ्योरेटिकल आपको पीडीएफ मिल जाए और उसका ऑब्जेक्टिव मिल जाए, और सारी चीजों के ऊपर काम भी हम लोग करेंगे। और आप लोग भी अगर संभव हो तो सबका प्रिंट आउट निकालते रहिएगा, इससे कि जब प्रिंट आउट क्लास में आपके हाथ में रहेगा ना, तब आपको काम करने में मजा आएगा। चलिए बच्चों, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए। रोशन जी, कैसा क्लास लगा आपको? सर, जैसा आपने बिजनेस स्टडी का नोट्स भेजा है, ऐसा उनका भेजे तो मजा आ जाता है। बहुत बहुत बढ़िया नोट्स है। क्या क्या भेज देते तो? उनका भी नोट्स ऐसे ही भेज देते, शॉर्टकट वाला, तो मजा आ जाता। किसका 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 किसका? फाइनेंशियल अकाउंट, कॉर्पोरेशन अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, सब 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 हो जाए सर, सब है, चिंता मत कीजिए, सबका मैं भेज दूंगा आपको। और नोट्स मतलब पढ़ने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा एक बात बताइए, आधे चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया। मैं 20 दिन के अंदर में आपको 11 12 सारी चीजें सिलेबस कंप्लीट करा दूं। मेरे को सर लगा ही नहीं कि मैं बिहार में मुझे लगा ही नहीं कि मैं बिहार में पढ़ रहा हूँ, लगा दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, ऐसा लैंग्वेज में भी कमांड है, सब कुछ कमांड बढ़िया। हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है आपकी। तो और भी जो बच्चे क्लास करना चाहते हैं उन लोग को जोड़िए क्लास, ठीक है ना? हाँ, मैं ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कई सारे लोगों को मैंने बोला भी है। हाँ हाँ, उन लोगों को जोड़िए क्लास में, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। मैं बीच बीच में वीडियो लेक्चर भी आपको देता रहूंगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर।